हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया सब्जेक्ट आया है। इसकी यूनिट 1 में आपको स्टार्ट करवाने वाला हूं और इसमें हम पढ़ेंगे इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मीनिंग, डिटर्मिनेंट्स एंड एवोल्यूशन। तो डीयू, एसओएल और एनसीवेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या बात करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 में आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स एंड नॉन अलाइनमेंट एंड बियॉन्ड कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसी और रेलेवेंस। तो चलिए वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से है, मतलब इस तरीके की है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है, हम अपनी लेगेसी को वर्ल्ड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। हम भारत को एक विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं। और हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है, हमारी जो कल्चरल वैल्यूज हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया भर में हम उसको लेकर जाएं वर्ल्ड लेवल पे। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है जब कोई भी गवर्नमेंट अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करती है अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हमें किसी भी दूसरे नेशन के साथ कैसे रिलेशंस रखने हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हमें कैसे रिलेशन रखने हैं, वही हमारा फॉरेन पॉलिसी कहलाता है। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल्स होते हैं, गोल्स होते हैं, किसी भी कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आप कैसे इंटरेक्ट करोगे वर्ल्ड के बाकी देशों के साथ, आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे होंगे, मिलिट्री रिलेशंस कैसे होंगे, कल्चरल रिलेशंस कैसे होंगे, ये सारी चीजें फॉरेन पॉलिसी में आती हैं। फॉरेन पॉलिसी में जो है मतलब ये सब आता है। आगे बढ़ते हैं अब हम, चैलेंजेस क्या हैं। तो आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनता जा रहा है। पहले बायोपोलरिटी होती थी, आपको पता है यूएसए और यूएसएसआर, यही दो आप कह सकते हो सुपर पावर्स थे। आज मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। तो ऐसे में ध्यान में रखते हुए अपने रिलेशंस बनाने पड़ते हैं। एक से रिलेशन अच्छा कर लिया, दूसरा गुस्सा ना हो जाए, तो बहुत दिक्कत की बात है भाई। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है, तो ऐसे में बहुत दिक्कतें, चैलेंजेस आई हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम फॉरेन पॉलिसी क्यों पढ़ते हैं? हमें ग्लोबल अफेयर्स के बारे में जानकारी रहे, हमें पता चलता रहे दुनिया में चल क्या रहा है भाई, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है कि भाई हमें किस देश से खतरा हो सकता है, किस देश से हमें रिस्क हो सकता है, चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं, तो सिटीजन्स को पता तो होना चाहिए कम से कम। और फॉरेन पॉलिसी बनाता कौन है? जो गवर्नमेंट का हेड होता है, हमारे देश में पीएम होता है, फॉरेन मिनिस्टर होता है, डिप्लोमेट्स होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, पार्लियामेंट होता है, ये सब मिलकर फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। सबसे पहले डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरेस्ट होता है रूलिंग गवर्नमेंट का, वो अपने अकॉर्डिंगली फॉरेन पॉलिसी बनाती है, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से उसी देश के वो ज्यादा क्लोज रहती है। ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं कि भाई गवर्नमेंट ये देखती है कि हमारी ट्रेड पॉलिसी कैसी है, हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कैसी हैं, किस देश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन सा देश हमारे में इन्वेस्ट कर सकता है, किससे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाई जाती है। सिक्योरिटी फैक्टर्स भी होते हैं, हमें अपनी नेबरिंग कंट्रीज को देखना होता है, चाइना है, पाकिस्तान है, कि भाई कभी भी हम पे अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो इनसे कैसे चौकन्ना रहना है उसको ध्यान में रखते हुए फॉरेन पॉलिसी हमें बनानी पड़ती है। बैलेंस कैसे रखना है पावर का। कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया आपको पता है कि बहुत ज्यादा रिच हमारा कल्चरल हेरिटेज और हमारी डाइवर्सिटी जो है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। हम चाहते हैं कि अपने कल्चर को प्रमोट करें, हमारे ट्रेडिशंस को प्रमोट करें वर्ल्ड लेवल पर, ताकि सारे देश जो है वो हमारा कल्चर देख सकें। डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन, बहुत बारी सिटीजन्स का ओपिनियन भी बहुत जरूरी होता है गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी डिसीजंस लेती है। कुछ इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स भी हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के, जैसे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर। ग्लोबली कौन से वो देश हैं जो बहुत पावरफुल चल रहे हैं, उनके साथ हमें अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना के रखनी पड़ती है। यूएस है, रशिया है, चाइना है। और इसके अलावा रीजनल डायनेमिक्स भी देखने पड़ते हैं हमें, अपने रीजनल जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे बैलेंस रखना है, कैसे कोऑपरेशन करना है उनके साथ। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, इनके साथ हमें एक रीजनल स्टेबिलिटी भी बनाए रखनी बहुत जरूरी होती है। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन,
देखो ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा और मतलब ज्यादा हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन से ही हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट मिलेगा। सो हमें ये भी चीज इन्फ्लुएंस करती है कि हमें ग्लोबलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किस कंट्री के साथ ज्यादा करना है, किसके साथ कम करना है, उसी के हिसाब से हम अपनी फॉरेन पॉलिसी भी बनाते हैं ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी। एंड देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि इंडिया हमेशा से एक्टिव रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, फॉर एग्जांपल यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ। इंडिया हमेशा से ही अच्छा रोल प्ले करता है, बजट में भी पूरा कंट्रीब्यूशन करता है यूएनओ के। और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी देखने पड़ते हैं भाई, वर्ल्ड लेवल पर सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं, टेररिज्म है, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, साइबर वॉरफेयर है। सो हमें अपनी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ती है। ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स, हमारी हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। भाई पहले हमारा फायदा होना चाहिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली हमारा फायदा पहले होना चाहिए, ये सबसे पहले है। फिर रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम आसपास के जो देश हैं पहले हम लड़ाई ना करें, डायलॉग्स करें, उनके साथ बातचीत करें, ठीक है, और मतलब कोऑपरेशन करें, इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन करें, ये सब बातें आती हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करें, यानी कि जो स्ट्रेंथन करने की बारी आती है अब हमारे वर्ल्ड लेवल पे, कि जो बड़े बड़े देश हैं उनके साथ हम कोऑपरेट करें, पार्टनर्स बने उनके, ताकि कल को कोई दिक्कत आती है, कोई अगर ट्रेड के मामले में मदद चाहिए, टेररिज्म के मामले में अगर हमें खत्म करना है टेररिज्म को, तो ग्लोबली पार्टनर्स होना बहुत जरूरी है। एडवांसिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंडिया हमेशा से जो साउथ की जो कंट्रीज रही हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, उनको हमेशा से लीड करता आया है। इंडिया कोशिश करता है उसको साथ लेकर चले, जितनी भी ये आप कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। प्रोटेक्टिंग इंडियाज डायस्पोरा, सो इंडिया हैज अ लार्ज डायस्पोरा कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो हमारा फायदा होना चाहिए, वेलफेयर के लिए हम अपने काम करते हैं, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अब हम अपने प्रिंसिपल्स देखते हैं फॉरेन पॉलिसी के। सबसे पहला है नॉन अलाइनमेंट। आपको पता है भाई, कोल्ड वॉर अगर आपने पढ़ा हो, यूएसए यूएसएसआर दो ब्लॉक्स बने हुए थे, तीसरे एक ऐसे भी लोग थे जो कि इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी में नहीं थे, वो न्यूट्रल थे, उन्हीं को हम नॉन अलाइन मूवमेंट की कंट्रीज कहते हैं। इंडिया भी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। और उसके बाद है पंचशील, हमने चाइना के साथ में साइन किया था, कुछ प्रिंसिपल्स पे कुछ बातें बताई गई थी उसमें 1954 में, और उसमें ये था कि भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करो, सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करो, एग्रेशन नहीं दिखाना, इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी के मामले में, इक्वली और म्यूचुअल मतलब बेनिफिट हो सभी को, दोनों देशों को, चाइना और इंडिया को, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये बातें इसमें पंचशील में कही गई थी। फिर है मल्टीलैटरलिज्म। इंडिया बिलीव करता है कि मल्टीलैटरलिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंडिया कोशिश करता है कि मेंबर बने, जैसे यूएनओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, और लगातार जैसे ब्रिक्स है, तो एक्टिव रोल प्ले करता है इंडिया हमेशा से। रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया हमेशा कोशिश करता है रीजनल लेवल पे भी सभी के साथ कोऑपरेशन करता हुआ चले। फॉर एग्जांपल सार्क, आपने पढ़ा होगा 12th में। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन है रीजनल कोऑपरेशन के लिए, जो साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं उन सभी को मिलाकर ये कोऑपरेशन के लिए ये बना रखा है, ठीक है, एसोसिएशन। ग्लोबल पार्टनरशिप, इंडिया हमेशा से कोशिश करता है ग्लोबली बहुत अच्छी पार्टनरशिप रखे, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी जितने भी देश हैं, ठीक है, उनके साथ भी, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट, हर तरीके से इंडिया कोशिश करता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अच्छी रहें। द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन डिफरेंट फेजेस। सो पहला फेज है 1947 से 62 तक का, जब नेहरू जी ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिजाइन किया। सेकंड फेज आता है 1962 से 1991 तक का, चाइना के वॉर के बाद का फेज था, जब हमने अपनी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया। फिर थर्ड फेज आता है 1991 से यूपीए 1 तक का, हमने रियलिज्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा ध्यान दिया अपने देश के अंदर, ठीक है। अब आता है नॉन अलाइन मूवमेंट। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्या है? देखो, नॉन अलाइन मूवमेंट में यही था कि भाई कोल्ड वॉर में आपको पता है ना, बहुत सारी कंट्रीज थी जो अमेरिका की तरफ भी थी, बहुत सारी यूएसएसआर की तरफ भी थी, कुछ कंट्रीज ऐसी थी जो दोनों में से किसी के पास नहीं गई। तो नॉन अलाइन मूवमेंट 1961 में स्टार्ट हुआ था। बेलग्रेड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में है। 25 कंट्रीज थी वहां पे। इसके फाउंडिंग मेंबर्स में इजिप्ट था, इंडोनेशिया था, इंडिया भी था, यूगोस्लाविया भी था, गाना भी था।
न्यूट्रल रहना था इनका मेन डिजायर, यही था कि ना हम यूएस की तरफ जाएंगे ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हमारे जितने डेवलपिंग नेशंस हैं इन्हीं के लिए काम करेंगे। तो जो स्टार्टिंग का जो टाइम था नॉन अलाइन मूवमेंट का, डीकोलोनाइजेशन पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई हमने, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट वालों ने। और डिसआर्मेंट के लिए काम किया कि भाई आर्म्स वगैरह को छोड़ दो, न्यूक्लियर वगैरह ये जो खतरनाक हथियार है, वेपन्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। ओके, जो स्ट्रगल है डेवलपिंग कंट्रीज के उसके लिए काम किया, इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट हो। और टाइम के साथ साथ नॉन अलाइन मूवमेंट ग्रो करा, साइज बढ़ा उसका, मेंबर्स बढ़े, इन्फ्लुएंस बढ़ा, और लगातार इसकी समिट्स होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, हर तरीके के मामलों पर ये बातचीत होती है। और 1980s में नॉन अलाइन मूवमेंट ने कुछ चैलेंजेस फेस करे, क्योंकि इसको बनाया तो कोल्ड वॉर के टाइम पे गया था कि भाई दोनों ब्लॉक से अलग रहना है, बट कोल्ड वॉर खत्म हो गया, तो अब इसका क्या काम। तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है, मैं आपको आगे रिलेवेंस वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि इसका क्या काम है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट में 120 मेंबर कंट्रीज हैं, लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, यूएनओ के बाद में। और आवाज़ उठाता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमेशा से ही। इसकी पॉलिसी क्या है, एक तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी है, आपको बता दिया है। सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करना, हर मेंबर, हर देश एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है सोवर्निटी की और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कोशिश ये की जाती है कि मतलब फोर्स का यूज ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, पीसफुली बातचीत होकर अगर कोई मामला सेटल हो सकता है तो उस पर पहले ये काम करता है। डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करो, आर्म्स को छोड़ दो, इसके लिए हमेशा से आवाज उठाता है, पीस के लिए आवाज उठाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेशन, जो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स हैं, उनके लिए काम करता है कि कैसे उनका डेवलपमेंट हो, और कोऑपरेट करता है, सभी देशों को साथ लेके चलता है। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है नॉन अलाइन मूवमेंट, सोशल जस्टिस के लिए भी काम करता है, हर तरीके का डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो, हर तरीके का ऑपरेशन खत्म करो, इसके लिए काम करता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए काम करता है, भाई पीसफुली कॉन्फ्लिक्ट्स को खत्म करो, डिप्लोमेटिक तरीके से, एग्रेशन ना हो, इंटरवेन मत करो किसी के मामले में, ठीक है, किसी को ऑक्यूपाई मत करो किसी देश को जाके। तो नॉन अलाइन मूवमेंट आप कह सकते हो, ये जो इसकी पॉलिसीज हैं ये बताती हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज का फायदा हो, इसके लिए ये काम करता है। और इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर हो, इसके लिए काम करता है। इसके जो एक्टिविटीज हैं, इनिशिएटिव्स हैं, तो नॉन अलाइन मूवमेंट लगातार इन्फ्लुएंस बना रहा है अपना डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, ताकि इनका फायदा हो, ठीक है। और यही इसमें मेन बात है। इसकी रिलेवेंस की अगर मैं बात करूं, तो नॉन अलाइन मूवमेंट आज भी जरूरी है इंटरनेशनल पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोऑपरेशन के लिए। तो भाई कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई, लेकिन और भी तो नए चैलेंजेस आए हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, कुछ देश पिछड़े हुए हैं आज भी इकोनॉमिकली, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा, यही आवाज उठाता है। सो नॉन अलाइन मूवमेंट के कोर प्रिंसिपल्स जो हैं वो यही कहते हैं कि भाई सोवर्निटी की रिस्पेक्ट करो, इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए ये काम करता है, ठीक है। जो ऐसी दुनिया जहां पर आज हम जी रहे हैं, अमेरिका आज भी डोमिनेट करता है, तो जो छोटे देशों के लिए आवाज उठाने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो नॉन अलाइन मूवमेंट एक और की प्लेयर है, जो कि ये कहता है कि भाई डिसआर्ममेंट होना चाहिए, सबसे पहले यही आवाज उठाता है, न्यूक्लियर हथियार खत्म करो, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए ध्यान दो। और ये कहता है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करती हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा फेयर ट्रेड करो यार, ऐसा ट्रेड करो जिससे छोटे मोटे देशों का भी फायदा हो, वो स्ट्रगल ना करें। तो इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, डेमोक्रेसी के लिए काम करता है, सोशल जस्टिस के लिए काम करता है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को मतलब उनका रिजोल्यूशन पीसफुली हो जाए, इसके लिए काम करता है। और सपोर्ट करता है कि जो ऐसे लोग जो कि ऑक्यूपेशन में रहे हों कॉलोनियल रूल में, उनका अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाया तो उसके लिए काम करना। और समराइज करूं तो मैं बता दूं कि भाई आज ये ज़रूरी है, एक प्लेटफॉर्म की तरह है छोटे देशों के लिए, और बाकी सब बातें आपको पीछे पता चली गई हैं। अब है 5 पिलर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको पंचामृत कहते हैं। वैसे तो हिंदू जब पूजा करते हैं तो उसमें 5 तरीके के फूड मिलाए जाते हैं, वो पंचामृत कहलाता है। पर हमारी फॉरेन पॉलिसी में पंचामृत का मतलब है सम्मान, यानी कि डिग्निटी और ऑनर, संवाद यानी कि इंगेजमेंट और डायलॉग, बातचीत से हम बातें का मतलब बातें सुलझाएं, समृद्धि, अपनी समृद्धि के लिए काम करें, सुरक्षा, हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी और रीजनल सिक्योरिटी के लिए काम करें,
संस्कृति एवं सभ्यता, कल्चरली और ट्रेडिशनली अपने आप को प्रमोट करना, सिविलाइजेशन जो है हमारी इंडिया की जो रिच हेरिटेज है उसको आगे ले जाना, इसके लिए हम काम करते हैं। चैलेंजेस भी बहुत आए हैं भाई, वर्ल्ड लीडर बनना इतना आसान नहीं है, विश्व गुरु बनना, क्योंकि एक तो हमारे नेबर्स से बहुत दिक्कत आती है, चाइना है, पाकिस्तान। एक सेकंड रुकिएगा आप जरा। ओके भाई, ये पाकिस्तान का नाम लेते ही अलार्म बज गया, ऐसा लग रहा था जैसे बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए। तो देखो, पाकिस्तान का इशू है, टेररिज्म का इशू है, इमिग्रेशन एक दिक्कत है, सिविल वॉर्स लगातार होती रहती हैं, तो ये हमारे लिए एक चैलेंजेस हैं। तो विश्व गुरु बन पाना इतना आसान नहीं है। तो विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा अभी और मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पॉलिटिक्स जो हमारी आप अगर देखोगे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो अपनी वीटो पावर का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे को वो कभी भी आप खासकर जो चाइना है वो परमानेंट मेंबर बनने ही नहीं देना चाहता। तो चाइना क्या करता है, वीटो पावर का यूज करता है, जिससे हमें सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कोविड-19 पेंडेमिक ने भी हमें बहुत सारी चीजें सिखाई हैं कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे रखनी है। हमें भाई अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान रखना होगा। हमें क्लाइमेट चेंज जो क्लाइमेट स्ट्रेटजीज हैं उस पर भी ध्यान थोड़ा सा अपना चेंज करना होगा। तो कोविड-19 से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप अपना फीडबैक जरूर दें मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कि वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय भारत।